हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पॉलिटी। आज हम पार्ट्स 14 से 22 पढ़ेंगे और इसके बाद बस एक वीडियो बच जाता है हमारा पॉलिटी का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द रीजनल पार्टीज, जो कि लास्ट वीडियो होगा और फिर हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी पूरी। सो पार्ट 14 में क्या है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। सो आर्टिकल 308 से 323 अंडर द पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सबसे पहले 312, ये काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती है जो कि है IAS, IPS, IFS। एंड 315 ये है बेसिकली डील करता है हमारा UPSC से। 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ UPSC। 317 रिमूवल कैसे होगा या सस्पेंशन कैसे होगा मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 320 में फंक्शंस क्या है UPSC के, एंड 323 में जो रिपोर्ट वो सबमिट करती है प्रेसिडेंट को या पार्लियामेंट को। जो पार्ट 14 है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो सर्विसेज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 308 से 314, देन पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम 315 टू 323। सो पब्लिक सर्विसेज ये क्या है, ये बेसिकली सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज होती है जो इंडिया में, जिसके लिए आप एग्जाम्स वगैरह देते हो, और ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस एंड स्टेट सर्विस। अब ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, ये टॉप पोजीशन होती है या की पोस्ट होती है अंडर बोथ सेंटर एंड स्टेट, एंड दे सर्व देम बाय टर्न्स। ओके, एट प्रेजेंट देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट है। ओके, इन 1947 द इंडियन सिविल सर्विस वाज रिप्लेस्ड बाय IAS, इंडियन पुलिस was replaced by IPS and was recognized by the constitution as all India services। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश का टाइम थे तो इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं बोलते थे हम। और 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टैब्लिश हुई थी एज 3rd ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312, अब मैंने बताया था ना आपको इंपॉर्टेंट है, दैट डील्स विद द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और इसमें हमने पार्ट 5 में एक चीज देखी थी कि लोकसभा की पावर कहाँ ज्यादा है राज्यसभा से, और राज्यसभा की पावर कहाँ ज्यादा है लोकसभा में। तो यहाँ पे तो हमने मनी बिल वगैरह या फाइनेंशियल बिल 1 वगैरह देखा था। अब राज्यसभा की पावर कहाँ पर ज्यादा है, राज्यसभा की पावर ऑल इंडिया सर्विसेज में ज्यादा है। सो इट स्टेट्स दैट इफ राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, अगर ये रिजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या, ये भी बताया था मैंने कि अगर टोटल स्ट्रेंथ 300 है लेकिन उस टाइम पर प्रेजेंट सिर्फ 250 ही है, तो इसमें से हम चुनेंगे स्पेशल मेजोरिटी दैट इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, राज्यसभा डिक्लेयर करेगी दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट टू क्रिएट 1 or more ऑल इंडिया सर्विसेज। पार्लियामेंट कैन देन मेक अ लॉ फॉर दैट पर्पस। दिस पावर अंडरस्कोर्स द फेडरल नेचर एज द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी राज्यसभा हैज अ से, मतलब यही चीज की राज्यसभा की पावर ज्यादा है लोकसभा से। अब जो ऑफिसर्स होते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, इसको कौन रिक्रूट करता है, ये यूनियन गवर्नमेंट ही करती है थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC एग्जाम जो कि IAS, IPS, और फॉरेस्ट सर्विस के लिए IFOS। A unique feature is their dual accountability. They serve both under states and central government। कैसे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ना UPSC डायरेक्टली, बट जो यहाँ पर वो पोस्ट होते हैं वो तो स्टेट के अंदर आता है ना। अगर कोई पंजाब में पोस्ट है, कोई MP में पोस्ट है, तो वो फिर स्टेट्स के अंदर भी आ जाता है, सेंटर के अंदर भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट 14A जो कि है हमारा ट्रिब्यूनल्स। अब आर्टिकल 223A एंड 223B, ये 2 आर्टिकल है पार्ट 14A में दैट डील्स विद ट्रिब्यूनल्स। 23A में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और 323B में ट्रिब्यूनल्स फॉर ऑल अदर मैटर्स एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। और ये ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से पार्ट 14A ऐड हुआ है। ट्रिब्यूनल्स जो है ये क्वासी जुडिशियस बॉडी होती है जो एस्टैब्लिश होती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर। वो क्यों क्रिएट की है, हमने ऐसे क्या नौबत आ गई थी कि इसको इंक्लूड करना पड़ा 42nd अमेंडमेंट से, बिकॉज वर्कलोड रिड्यूस हो रेगुलर कोर्ट्स का। ओके, बिकॉज आपको पता है कि कितने केसेस होते हैं जो पेंडिंग है आज भी। सो इस वजह से वर्कलोड मैनेज हो जाए, इस वजह से हमने ट्रिब्यूनल्स खोले हैं फॉर द स्पीडी एंड एक्सपर्ट एडजस्टिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में क्या आता है, जो भी डिस्प्यूट्स या कंप्लेंट होती है विद रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ए सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव से आपको क्या समझ आ रहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह हुई है या कोई पर्सन अगर सर्व कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है ना। तो इसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यूनियन के लिए और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर इच स्टेट ये होता है, और पार्लियामेंट ही एस्टैब्लिश कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, कोई भी डिस्प्यूट एक्सेप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट वगैरह से, एक्सेप्ट कोई भी इसमें आएगा।
इट एम्पावर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। अब एग्जांपल क्या है ट्रिब्यूनल्स के? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन वाला। इससे समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट 15 जो कि हमारे इलेक्शन से डील करता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो यूपीएससी के बारे में है ना, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखेंगे फ्रॉम आर्टिकल 315 to 323। अब आर्टिकल 324 से 329 अंडर पार्ट 15 डील्स विद द इलेक्शन। इसमें सबसे पहला आर्टिकल 324 आता है जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन से डील करता है। इसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही देखेंगे। अब आर्टिकल 326 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल हमें वोटिंग राइट्स जो है ना, हम करते हैं, जो वोट करते हैं, वो गारंटीड करता है। और क्या बोला जाता है? इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टू बी ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको हम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 326। अब 327 में पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है तो। और 328 में क्या है? स्टेट का अगर इलेक्शन है तो पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर्स। दिस पार्ट एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब पढ़ा है आपने कि कैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के। सो ये सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर हो, तो इस वजह से ये पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। एट प्रेजेंट जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, ये आप बताना, बिकॉज ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है इस साल। द इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यही बोला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और कौन पार्ट लेता है? वो जो 18 साल से ऊपर है। अब पार्ट 16 आ जाता है। मैंने एक चीज़ बता दी मैंने कि 324 जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखेंगे। अब पार्ट जो 16 है वो स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसमें आर्टिकल 330 से 342A आता है पार्ट 16 के अंदर, दैट डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। इसमें आर्टिकल 330 में क्या है? SC और ST से रिलेटेड है, हाउस ऑफ पीपल में, मतलब लोकसभा। ओके। 332 में क्या है? SC और ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब ये 3 तो काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में। 338 डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 342A भी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम SEBC बोलते हैं। ये चारों तो याद करके जाना, बिकॉज बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल शेड्यूल कास्ट, कौन सा शेड्यूल ट्राइब और कौन सा OBC और SEBC से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 17 जो कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। नाउ आर्टिकल 343 से 351 जो है ये पार्ट 17 में डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। 343 ये इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे पार्लियामेंट में, ये इसी में है। 345 में है कि स्टेट्स लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। 348 क्या है कि लैंग्वेज कौन सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वगैरह में यूज होगी। और 350B ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाता है। अब जो हिंदी है ना देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, और कौन से आर्टिकल में है? 343 में। एट प्रेजेंट जो 8 स्केड्यूल है, मैंने आपको बोला था कि पहले 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बाद में अमेंडमेंट्स होकर अभी ये 22 लैंग्वेजेस है टोटल। कौन सी 22 है? ये सारी जो मैंने लिखी है, प्लीज गो थ्रू वंस। और जो भी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में होती है एंड इन एवरी हाई कोर्ट एंड द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, ऑर्डिनेंस, एक्ट्स, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉज, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो कोर्ट में कौन सी यूज होगी? इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पार्ट 18 जो कि इमरजेंसी प्रोविजंस है। इसमें आर्टिकल 352 से 360 आता है अंडर पार्ट 18 दैट डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। ओके। 356 में क्या है? जिसको हम प्रेसिडेंट रूल लगना बोलते हैं या स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। ओके। और इसका थोड़ा सा पार्ट ना आर्टिकल 365 में भी मिलता है। देन आर्टिकल 358 क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है कि जब इमरजेंसी लगती है अंदर आर्टिकल 358, और अदर आर्टिकल्स 359 में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देता है एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। कौन से थे पता है या नहीं? कमेंट्स में बताना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब 360 में एक और तीसरी इमरजेंसी है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके। अब ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोज इनटू टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। मतलब यही चीज लिखी है कि जब इमरजेंसी होगी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएगी और सारी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होगी।
सो दैट कन्वर्ट्स आवर फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। मतलब पहले तो स्टेट और सेंटर में डिवाइड होती है ना, बट इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी हो जाएगी, मतलब सारी पावर पार्लियामेंट के पास। आप फटाफट से 3 टाइप की जो इमरजेंसीज है वो देख लेते हैं। अब जो नेशनल इमरजेंसी है ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये कब कब लग सकती है। तो 3 केसेस है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर, जब कोई वॉर हो तब। सेकेंड एक्सटर्नल एग्रेशन, और थर्ड है आर्म्ड रिबेलियन। ये एज इट इज़ याद करना बिकॉज ये कीवर्ड्स है, ऐसा पूछा जाएगा कि कब कब लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अब जो आर्म्ड रिबेलियन है ना ये बाद में ऐड हुआ है, इससे पहले ना इंटरनल डिस्टर्बेंस ये कीवर्ड हुआ करता था, बट इसको ना 44th अमेंडमेंट से हमने डिलीट कर दिया टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए इस कीवर्ड को रिप्लेस करके क्या बोला गया, आर्म्ड रिबेलियन। और आज क्या है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना तो वो ऐसे नहीं लग सकती है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट बोले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिख कर देना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन रिक्वायर्स द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, तभी ये नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और अगर ये चीज़ अप्रूव हो गई कि हाँ लगनी है नेशनल इमरजेंसी, तो वो 6 महीने तक ही लग सकती है। उसके बाद अगर हमें एक्सटेंड करना है तो हर 6 महीने में हमें पार्लियामेंट से अप्रूव करना होगा। बट जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो इनडेफिनेट टाइम तक लग सकती है जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाए। सो इसमें ये कंफ्यूज मत होना, 6 महीने तक तो वो कंटिन्यू रहती है, बट हर 6 महीने में हमें अप्रूव करना है। बट ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। सपोज अगर 2 ईयर्स के लिए लगना है तो 6 मंथ्स में लगी पहली, फिर हमें अप्रूव करना होगा पार्लियामेंट से, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, वैसे फिर से 6 मंथ्स के लिए, एंड देन लास्ट पे से 6 मंथ्स के लिए। सो दिस इज द केस। अब स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल क्या है, जब कोई भी स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुका है। यू कैन से एग्जांपल मणिपुर, अभी रिसेंटली आपको पता है कि मणिपुर में चीज़ें काफ़ी सही नहीं चल रही थी, एंड दैट्स वाई वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा था। सो जब कैबिनेट को या पार्लियामेंट को लगता है कि कोई भी स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, या स्टेट इमरजेंसी बोल लो। और ये ना दोनों हाउसेस से हमें अप्रूव करना होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी विद इन 2 मंथ्स। इसमें 2 महीने है, इसमें 6 थे। अब एक बार अप्रूव हो गए देन इट कैन रिमूव इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। यहाँ पे तो कभी भी इनडेफिनिट टाइम तक लग सकती है, बट यहाँ पे से 3 साल तक लग सकती है विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, आज तक ना इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, और जो प्रेसिडेंट रूल है ये तो बहुत बार लगा है, आज तक काफ़ी स्टेट्स में लगा है, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर, अभी मणिपुर। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना वो आज तक कभी भी नहीं लगी है। सो जो प्रेसिडेंट है ना उसको लगेगा हमारी कंट्री की फाइनेंशियल जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। मतलब पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए या कुछ भी ऐसा काम करने के लिए, ओके, फाइनेंस नहीं है हमारे पास तब। एंड द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव बाय सिंपल मेजॉरिटी विद इन 2 मंथ्स। और अगर अप्रूव हो गया तो ये इनडेफिनिट टाइम तक चलेगा जब तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो जाए, अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है इस ऑपरेशन का, जैसे यहाँ पे हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए था। अब कभी लगी नहीं है, बट 1991 में ऐसे केस होने वाला था बट नहीं हुआ, ओके। और एक केस देख लो, नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है आज तक इंडिया में। सबसे पहले तो जब 1962 का इंडो सीनो वार हुआ था ना, मतलब इंडो चाइना वार, तब, ओके। अब नेक्स्ट लगी है 1971 में जब इंडिया पाक वार हुआ था, ओके। और एक लास्ट लगी है ये 1975 में, इंदिरा गांधी जब थी ना प्राइम मिनिस्टर, उनके टाइम पर लगी थी ये। अब इसमें मैंने छोटे से आपको समझाने के लिए एक टेबल डाला है कि आर्टिकल्स कौन से हैं, कब लगती है एंड कैसे लगती है। विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ अप्रूव होनी पड़ेगी। एंड रिवोक कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अब ये मैंने बताया 90 कब कब लगी है 3 बार, ये तो मोर देन मेजॉरिटी एंड नॉट येट इन्वोक्ड। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट 19 मिसलेनियस। अब इसमें क्या आता है, जो भी कहीं और फिट ना हो वो सारी चीज़ें लाकर वो पार्ट 19 में डाली गई है। इसमें आर्टिकल 361 से 367 है और 365 इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा पार्ट स्टेट इमरजेंसी का इस आर्टिकल में है, तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पर। इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंपाइल विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर, इट शैल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सेम थिंग, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। And at last we have again a very important part 20, amendments of the constitution. So article 368 एक ही आर्टिकल है, काफ़ी बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट आता है और कौन से पार्ट में आता है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 रट लो। जो पार्लियामेंट है वही अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को,
However, Parliament cannot amend the provisions which form the basic structure of the Constitution. बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करे बिना ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर कभी लगता है कि हमने अपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी वर्डिक्ट देगी वो फाइनल होता है। अब प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट करने का, ऐसे नहीं है कि चलो आज अमेंडमेंट करना है तो कर लेते हैं। सो प्रोसीजर क्या है? An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in state legislature. क्या बोला मैंने? सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है अमेंडमेंट की, तो बिल कहाँ आएगा? इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो बिल है वो कोई भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है या कोई प्राइवेट मेंबर, एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब हमें प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। हम बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे जब, तो वो मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर ला सकता है, बट इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो बिल है वो हर एक हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। राज्यसभा या स्पेशल मेजोरिटी, फिर लोकसभा या फिर स्पेशल मेजोरिटी। अब जो ईच हाउस ने अगर अपना बिल सेपरेटली पास कर दिया तो फिर तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट अगर नहीं हुआ, कोई डिसएग्रीमेंट होगी बिटवीन द टू हाउसेस। सो मैंने क्या बताया था कि प्रोविजन नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी जॉइंट सिटिंग का, यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पर। एंड इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट आल्सो बी रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी। मतलब यही चीज है कि अगर फेडरल प्रोविजंस जो है ना बिल्स के, उसको भी हमें थोड़ा बहुत अमेंड करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, फेडरल प्रोविजंस की बात हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 1/2 ऑफ दिस सिंपल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अभी बताया था प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू बिल, ही कैन नाइदर विदहोल्ड नो हिज असेंट नॉर रिटर्न द बिल, क्योंकि ऑब्वियसली अमेंडमेंट बिल है तो आपको पता है ना कोई भी वीटो पावर नहीं होगी इसमें। अब कितनी टाइप की अमेंडमेंट्स होती है? पहली तो होती है अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सिंपल मेजॉरिटी से हम कर सकते हैं अमेंड। ओके, मैंने जो आगे बताया वो एक प्रोसीजर है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना। फिर अगर फेडरल प्रोविजंस है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। अब अगर सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होगी तो वो आउटसाइड है ऑफ द स्कोप ऑफ 368, सच एज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी, इसमें ना 368 आर्टिकल का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होती है ना उसमें 368 आर्टिकल आता है, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है, इसलिए मैंने आपको वही चीज़ पढ़ाई है जो इंपॉर्टेंट है, विच इज द एग्जैक्ट थिंग रिटन इन आर्टिकल 368 की प्रोसीजर क्या है। अब मोस्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी मेथड, जो कि फंडामेंटल राइट्स DPSP। अब स्पेशल मेजॉरिटी के मतलब क्या है? अब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, स्पेशल मेजॉरिटी, एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों चीजें हैं। ओके, अब अमेंडमेंट होगा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। अभी बताया था ना कि ऐसे तो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, बट अगर फेडरल स्ट्रक्चर आएगी तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी से भी वो चीज़ें पास होनी पड़ेगी। तो क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के प्रोविजंस, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें आती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, दैट इज अमेंडमेंट्स। कितनी बार आ रखा है ये सारी चीज़ें एग्जाम में कि कौन से अमेंडमेंट से क्या हुआ है। सो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डाले हैं, देयर आर मल्टीपल अमेंडमेंट्स, आज तक 100 से ज़्यादा है। सो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल ऐड हुआ था। 7 से क्या ऐड हुआ था कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 या मोर स्टेट का। 10 से हमने दादर एंड नगर हवेली ऐड किया। 12 से गोवा, दमन एंड दीव। 13 से नागालैंड में, सारा कुछ लिखा है, PDF डाल दूंगी, आप प्लीज पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। और ये जो है ना ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स आया है, 35 और 36 तो पूछो ही मत कितनी बार आया है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तो सारा रट लो। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसके रिकमेंडेशन में आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। मल्टीपल टाइम्स ये पूछा गया है। क्या क्या ऐड किया? प्रीएम्बल में कब चेंज हुआ? पहली बार इसी से हुआ, ओनली 1 चेंज आज तक अमेंडमेंट से हुआ है प्रीएम्बल में। 42 से 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी। पार्ट 4A ऐड हुआ हमारा। पार्ट 14 ने अभी बताया था ना, ट्रिब्यूनल से ऐड हुए हैं। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ये भी ऐड हुआ है। 3 DPSP नए ऐड हुए हैं। 5 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो ये सारे 42 से हुए हैं, और ये तो बोल के भी मत छोड़ना। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट। अभी बताया था ना, इंटरनेट डिस्टर्बेंस को हमने आर्म्ड रिबेलियन से हटा दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब प्रेसिडेंट कभी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, ओनली इन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, बिकॉज पहले ऐसे केसेस हो रखे हैं ना, तो इस वजह से। अब राइट टू प्रॉपर्टी भी बताया था लास्ट टाइम कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया, लीगल राइट बना दिया। अब ये प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा था, आपका आंसर भी मिल गया। 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होगी, ये 44th अमेंडमेंट से आया था।
अब 52nd से 10 शेड्यूल ऐड हुआ था, 61 से हमने वोटिंग एज 21 से 18 कर दी थी। अब 65 से एक चीज़ है कि जो मल्टी मेंबर कमेटी थी ना, SC और ST साथ में थे पहले, तो उनकी जगह हमने स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST बनाया था, कमीशन की जगह स्पेशल ऑफिसर बनाया था। फिर बाद में ना हमने ये बाइफरकेट कर दी थी और फिर ST का अलग हो गया था, SC का अलग हो गया था, जो मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया 338 में है SC और 338A में है ST, सो दैट वाज द थिंग। अब लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था ना कि 69 अमेंडमेंट एक्ट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 70 मेंबर्स इंक्लूड 7 होंगे, 10%, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली के 1 CM एंड द नेक्स्ट 6 मेंबर। 70 से अभी हम देख कर आए थे ना, 18 थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर बाद में 3 ऐड हुई थी 71 से, और फिर बाद में और ऐड हुई अमेंडमेंट से, और फिर आज 22 है। 73 पंचायत, 74 म्यूनसिपैलिटीज़, 84 ये हमने 2026 तक प्लीज लगा रखा है कि हमारी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रीएडजस्टमेंट होगी ना, वो अभी तक नहीं होगी, मतलब 25 ईयर्स तक नहीं होगी, मतलब 2026 के बाद देखेंगे। देन ये भी पढ़ाया था 86 से हमने एजुकेशन कंपलसरी की थी 6 से 14 ईयर्स तक। 89 अभी बताया ना, बाइफरकेट कर दी थी और 2 कमीशन, 2 सेपरेट बॉडी बना दी थी। 91 से ये 15% से एग्जिट नहीं होगी स्ट्रेंथ। 92 से क्या और हमने ऐड की थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 22 हो गई। 93 SCBC से रिगार्डिंग है। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऐड है। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत रिसेंटली बनी है हमारी इंडिया में, एंड उसके हेड कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं। फिर GST का भाई 101 2016 OBC के लिए एक अलग से कमीशन बनाई, आर्टिकल अभी पढ़ा 338B। 102 103 में क्या है, 10% रिजर्वेशन दिया हमने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS इन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। 105 में SCBC OBC इनको मतलब आइडेंटिफाई वगैरह करना है। और 106 ये तो लेटेस्ट है, अभी 2 साल पहले की 1/3 रिजर्वेशन होगी वुमेन्स की इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बार एग्जाम में आई है, अंडर पार्ट 21 टेम्पोरल ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 से 392 के अंदर आता है ये। अब ये तो बाय हार्ट होना चाहिए आपको। पहले तो आर्टिकल आपको पता है ना, 370 भी था हमारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, फिर इसको एब्रोगेट कर दिया हमने 2019 में। तो ये स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं गए हैं कुछ स्टेट्स को, और वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं इसके ये पूछा जाता है कि जैसे आर्टिकल 371B किससे रिलेटेड है, J किससे रिलेटेड है। 371 में स्पेशल प्रोविजंस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब 371A में नागालैंड, 371B में असम के लिए, C में मणिपुर, D में आंध्रा, और E में जो यूनिवर्सिटी है आंध्रा में उसके लिए। अब F में सिक्किम, G में मिजोरम, H में अरुणाचल, I में गोवा, J में कर्नाटका। तो ये तो बाय हार्ट होना चाहिए, ये तो काफ़ी बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको। एंड द लास्ट पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरेटेड टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। कुछ भी नहीं है इसमें पढ़ने लायक, बस जान लो 393 से 395 तक ये पार्ट आता है। विद दिस आई कंप्लीट योर पॉलिटी ऑल द पार्ट्स। बस एक चीज़ बाकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड द रीजनल पार्टीज। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे UPSC के बारे में आपको पूछेंगे कि कितने मेंबर्स है, कैसे बनते हैं, कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, हटाया कैसे जाता है। ECI के बारे में पूछेंगे, कैग के बारे में पूछेंगे, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में नीति आयोग आ जाएगा आपका, लोकपाल एंड लोकायुक्त आ जाएगी, CBI वगैरह आ जाएगी। और फिर रीजनल पार्टी से एक लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी कैसे बनती है, क्या प्रोविजंस है उसके। सो ये लास्ट वीडियो होगा, एक वीडियो में और पॉलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। सो यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहाँ पर PDF मिल जाएगी आपको इस पार्ट की, और बाकी की वीडियोस ऑलरेडी मैंने पढ़ाई है और टेलीग्राम पर मैं PDF डाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।